सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में रहता हूं, बाय प्रोफेशन रिसर्च साइंटिस्ट हूं। और आज की वीडियो में हमने इनवाइट किया है पीयूष को। एंड पीयूष इंडिया से हैं, अभी जर्मनी में पीएचडी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीयूष की स्टोरी के ऊपर कि क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कैसे उन्होंने पीएचडी फाइंड आउट किया एंड पीएचडी में अभी क्या कर रहे हैं। वेलकम पीयूष, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए और कि अपने थोड़ी मोड़ी जो छोटी स्टोरी है वो शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप क्या कर रहे हो? आप पहले उसके बारे में बताओ। अभी मैं यहाँ जर्मनी में पीएचडी कर रहा हूँ हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में। हम्म। और ये मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है हम्म। पीएचडी का। हम्म। और थर्ड ईयर लगभग स्टार्ट हो गया है अब से। काम क्या है आपका वहाँ पे? काम मेरा वैसे मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एजिंग रिसर्च पे है। बट हमारा जो मेन फोकस है वो हाइबरनेशन मैकेनिज्म पे है यूजिंग सी एलिगेंस। व्हाट आर द हाइबरनेशन मैकेनिज्म और कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवेज होते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि पोलर बियर वगैरह हाइबरनेशन में 6 मंथ 9 मंथ के लिए चले यस। जाते हैं। सो व्हाट इज द यस। मैकेनिज्म एंड हाउ दे keep their energy sustainable for like 6 month 1 year without eating anything? यस यस इट्स सेम। तो जैसे एक एग्जांपल में जैसे आपने बेयर का बताया हम्म। कि वो क्या करते हैं कि विंटर से पहले जो बहुत ज्यादा खा लेते हैं और खूब मोटे हो जाते हाँ हाँ हैं और वो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं हाँ पूरे विंटर तक। और हाँ जब स्प्रिंग में उसी बेयर को देखेंगे तो वो पूरा स्किनी हो जाता है। वो हाँ। सारा अपना फैट जो है यूज करता है, वो बर्न करता है वो एज एनर्जी सोर्स। So, तो बहुत सारे और भी जो मतलब प्लांट है और कुछ एनिमल हैं जो हाइबरनेशन में जा सकते हैं। ह्यूमंस में अभी पॉसिबल नहीं है बट इंडिकेशन है कि अगर कुछ जीन जो है, क्योंकि जो सी एलिगेंस में बहुत सारे जीन जो है वो कंजर्व्ड हैं सी एलिगेंस से लेके ह्यूमन तक। तो अगर हम कुछ जीन्स मान लीजिए टारगेट कर लिए या फिर पाथवे अगर कुछ हमें मिल गया जो हम टारगेट कर सकते हैं ह्यूमन में भी, तो यूज कर सकते हैं हाइबरनेशन प्रोसेस के लिए इंड्यूस करने के लिए ह्यूमन में। और वो यूज हो सकता है स्पेस ट्रैवल में और बाकी बहुत सारे मेडिकल इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कुछ कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे वो रख ट्रांसफर सकते किए हैं। जाते हैं, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म जो है वो स्टे कर सकता है एज लो टेम्परेचर पे और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है उसके। डिटेल हम बात करेंगे कि अभी पीएचडी में क्या कर रहे हो, कैसे पीएचडी में अप्लाई किया। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं आपके बारे, फैमिली के बैकग्राउंड में, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। सो आप कहाँ से हो? फैमिली में कौन कौन है? तो मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, आपके ही होम टाउन से ही। हम्म। सेम ही होम टाउन है। हाँ। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है 10th 12th तक। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, जंगीपुर में तो मेरा गांव है। गाँव है, ओके। जंगीपुर मतलब बहुत पहले मैं पढ़ा हूँ बट हाँ, साफेज का नाम सुना होगा आपने। साफाइज पता है, यस। हाँ, साफेज पब्लिक स्कूल से मेरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है। तो उसके बाद फिर मैं लखनऊ से मैंने अपना जो है बीएससी और एमएससी करा है। लखनऊ में एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। या आई नो दैट वेरी वेल। हाँ, तो वहां से मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है। और उसके बाद ही मुझे जो है वॉलंटियरी पोजीशन कह लीजिए या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन मिल गई थी डॉक्टर आलोक कुमार के अंदर। हाँ, आपके फ्रेंड भी है एस जी तो पी जी आई लखनऊ में। एस जी पी जी आई में, हाँ एस जी पी जी आई लखनऊ में। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने एज अ जेआरएफ काम किया है वहाँ एनबीएफ जी आर में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ओह यस यस। वो वो आइकर आइकर का इंस्टीट्यूट वेरी है। क्लोज टू द एसजीपीजीआई और कैंट एरिया के यस पास में यस है। यस यस यस। यस, हाँ या हाँ। वो तेलीबाग या ऐसे करके कोई या जगह सो वहाँ सुगर पे। केन रिसर्च एंड फिशरी रिसर्च बोथ यस आर यस, द सेम प्लेस। ये यही मतलब रिसर्च काइंड ऑफ जर्नी रही हम्म। यहाँ आने से पहले। और उसके बाद मैंने मतलब एक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था 1 साल के लिए, वो हंगेरी में। तो हम्म। वो हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज से स्पॉन्सर्ड था, 1 साल के लिए फेलोशिप उससे मिली थी मुझे। हम्म। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड में वहां पे रिसर्च कर रहा था 1 साल आफ्टर ये एमएससी और जेआरएफ। सो उसके बाद फिर मैंने जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करा और यहाँ जर्मनी में मैंने स्टार्ट करा। कैरियर पाथ कैसे चूज किया कि हमें बीएससी करना है, माइक्रोबायोलॉजी करना है या रिसर्च में जाना है ये? मेरा जो है मतलब ऐसा कोई डिसाइड नहीं था। मेरा बस ये था कि एक बार मैंने हाई स्कूल में एक
साइंस कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया था, हम्म, और उसको बोलते हैं नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस। लकीली जो हमारा जो प्रोजेक्ट कह लीजिए या जो छोटा मोटा हाँ, पार्ट था वो सेलेक्ट हो गया, हम्म, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया था स्टेट लेवल के लिए, ओ, और स्टेट लेवल पे हमें गोल्ड मेडल मिला था, हम्म, चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। तो उस समय ही दिमाग में था कि साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनना है। और ये नहीं पता था कि मतलब पीएचडी कितने साल की होती है, कितना टाइम लगता है। मैंने ये सोचा था कि आज से जो है 6 सालों में मैं जो है साइंटिस्ट बन जाऊंगा, ये उस था दिमाग में तो उस हाई टाइम पे, स्कूल के टाइम। हाई स्कूल के टाइम पे, ओके। हाँ, तो हम्म, उस समय पता नहीं था कि मतलब ये प्रोसेस होता है कि बीएससी एमएससी और फिर पीएचडी ऐसा करके। ट्वेल्थ में ही ये था कि क्या क्या हम्म, ऑप्शंस हैं। हम्म, एमबीबीएस की भी प्रिपरेशन मतलब करी थी साइड में, लेकिन हम्म, पता था कि एक काइंड ऑफ बी ऑप्शन लेके चलना है। सीपीएमटी और एआईपीएमटी वगैरह की प्रिपरेशन हम्म, करी थी, क्वालिफाई हुआ नहीं, तो मैंने जो हाँ, है मतलब वो साइड में बस चल रहा था। हाँ, और साइड में ही मैंने जो है बीएससी का भी वो कर लिया था कि हाँ, ये तो करना ही करना है। ये लगा कि माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट थोड़ा सा हो गया था, फिर मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी चूज कर लिया। फिर मेरा मतलब ऐसे ही रिसर्च में थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा, मतलब थीसिस के टाइम से जो है मेरा हम्म। रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। और उससे थीसिस पहले मींस मास्टर थीसिस के टाइम से? यस, बैचलर थीसिस और मास्टर थीसिस दोनों के टाइम से एक्चुअली। हाँ हाँ, या, वो 3 महीने का ही था, और वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट पे। सो आप इंटीग्रल में ही किए या वहां से किसी और लैब के लिए गए थे इंटर्न करने के लिए? नहीं, तो बीएससी में एक्चुअली हम लोगों को उस टाइम अलाउ नहीं था कि कहीं मतलब बाहर से करने के लिए, तो हम्म। मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से ही किया था। 12th के बाद ही पता चल गया था कि मुझे बीएससी एमएससी और पीएचडी करना है? ये किसी ने नहीं बताया कि बीएससी एमएससी करने की बजाय अगर 4 साल की डिग्री लेते हो बैचलर की तो डायरेक्ट यू कैन गो टू पीएचडी, सो यू कैन स्किप द मास्टर? ये यही तो, कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं था ना, मुझे बस ये पता था जो मैंने मतलब अपनी रिसर्च से पता करा था, क्योंकि कुछ लोग जानने वाले थे जो पीएचडी कर चुके थे। हम्म, तो उनका मुझे ये पता था कि बैचलर्स करा है, डबल मास्टर किया है हुआ उन लोगों ने, और फिर पीएचडी किया हुआ है। हाँ, हाँ, तो मुझे ये पता लग गया था ट्वेल्थ में कि जो है एक लॉन्ग जर्नी है ये। हाँ, हाँ, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि बीटेक वगैरह कर लेते, जैसे हाँ, बीटेक बायोटेक जो है 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद ही जो है पीएचडी मिल सकती एग्रीकल्चर में बहुत सारी 4 साल की डिग्री होती है, आफ्टर यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द पीएचडी। है। यस, या, तो ये सब चीजें मतलब उतना पता नहीं थी। मेन रिसर्च एक्सपोजर अगर कहूँ तो एसजीपीजीआई, जब मैंने अपने मास्टर थीसिस के लिए अप्लाई किया था, हम्म, तो उस समय से मुझे वो हुआ कि रिसर्च अगर करनी भी है तो मतलब बाहर से ही करनी है। वो मतलब बहुत बहुत टाइम से मैं ये सुनता था उस टाइम ही, जब मैं मास्टर थीसिस कर रहा था, कि यूएस और जर्मनी जो है, यही 2 कंट्री हैं रिसर्च के मामले में, स्पेशली बायोलॉजी के फील्ड में जो है, वो साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा कह लीजिए पॉपुलर या नोन है। या, बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर हैं यूएस से और जर्मनी से। या। तो ये भी था दिमाग में कि इन्हीं 2 जगह से जो है पीएचडी करेंगे। मास्टर के टाइम पे ही अप्लाई किया फेलोशिप के लिए हंगेरी? जब मैं जेआरएफ की तरह काम कर रहा था, जेआरएफ के पोजीशन पे जब काम कर तो रहा था मास्टर वहां से एनडीएफसी। कंप्लीट, मास्टर इंटीग्रल बायोसाइंसेज से कंप्लीट करने के बाद एज ए जेआरएफ काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में एसजीपीजीआई? एसजीपीजीआई, यस, एसजीपीजीआई में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे था मैं, हम्म, 3 महीने के लिए। हम्म, और फिर वहां से मुझे मैं और जगह अप्लाई कर रहा था जेआरएफ पोजीशन और ये सब के लिए। हम्म। तो मुझे वो एनबीएफसीआर में जेआरएफ पोजीशन मिल गई थी, तो फिर मैं वहां पे चला गया था। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हंगेरी में इस तक फेलोशिप मिलेगी और हम अप्लाई करेंगे? आपको प्रॉपर वो फेलोशिप मिली होगी, फंडेड प्रोजेक्ट रहा होगा। जी तो जी। अगर कोई पर्सन अप्लाई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए क्या बोलोगे कि क्या, कहाँ वो फाइंड करेगा, कैसे वो सर्च करेगा फेलोशिप के बारे में, या कौन कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था, बट एक सीनियर थी वो सीडीआरआई में लखनऊ में, वो काम करती थी। हम्म, वो भी जेआरएफ थी, और उनको भी ये फेलोशिप मिल चुकी थी 2-3 साल हम्म, पहले। हम्म, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा था कि ये आईटीसी करके जो है फेलोशिप है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स हंगेरी में। तो वो ये फेलोशिप प्रोवाइड कराते हैं 1 साल के लिए रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। तो हम्म, उसमें हम कोई भी लैब जो है, कुछ लैब्स के ऑप्शन होते हैं और प्रोजेक्ट के, उस बेसिस पे हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा लैब हमारे इंटरेस्टिंग के है। हम्म, और वो इंटरव्यू वगैरह सारा मतलब वही प्रोसीजर होता है, हम्म, और उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है। हम्म, तो
ऐसे ही मुझे पता लगा था और मैंने अप्लाई करा, हम्म। और या फुल्ली फंडेड था वो। कोई ऐसा पर्सन जो आपको अच्छा गाइड किया, मोटिवेट किया, या आपके लिए इंस्पिरेशन हो गया कि ओ इसको देख के मुझे ऐसा बनना है, चाहे ऐसा काम करना है, या उसने आपको गाइड किया, हेल्प किया, मोटिवेशन दिया? हाँ, एक मतलब सीनियर थे मेरे, हम्म। तो वो काफी मोटिवेट करते थे। वो हम्म। वहीं इंडिया से ही पीएचडी उन्होंने किया, अभी वो यूएस में है, हाँ। क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि तुम मतलब ठीक ठाक हो कैंडिडेट, और हाँ। मतलब काफी सही काम करते हो, तो तुम्हें जो है यहाँ काम करने के बजाय जो है बाहर से करना चाहिए पीएचडी, हाँ। क्योंकि अप्रिशिएशन मिलेगा, प्लस हम्म। ठीक ठाक रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे हम्म। रहोगे वही उसी तरह काम, मतलब थोड़ा मतलब कुछ दिक्कतें थी ऐसी। हम्म। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट करते रहते थे, इंस्पायर करते रहते थे, और हम्म। अपने दोस्तों की स्टोरी बताते रहते थे, क्योंकि उनके हाँ। कुछ दोस्त जो है कनाडा और यूएस से पीएचडी कर रहे थे। हाँ। हाँ। तो वो अपना मतलब शेयर करते रहते थे और बताते थे कि क्या क्या चीजें हैं। तो वहां से भी मतलब एक मिला मुझे कि हाँ, अप्लाई करना चाहिए बाहर। पीएचडी पोजीशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है डायरेक्टली आफ्टर मास्टर्स, अगर आप इंडिया से हैं। हम्म। और मतलब अगर आईआईटी वगैरह से हैं तब तो थोड़ा इजी है, या फिर हम्म। कुछ मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। हम्म। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी उतना मतलब कुछ अच्छा भी नहीं है यूपी में। हम्म। तो ये पता लगा कि रिसर्च इंटर्नशिप पहले मुझे करनी चाहिए, ताकि रिसर्च एक्सपोजर हो, हम्म। और उसके बेसिस पे जो है पीएचडी पोजीशन अप्लाई किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने जब अपना एमएससी जो जेआरएफ का टाइम था, तो उस टाइम में मैंने जो है बस रिसर्च इंटर्नशिप खोजी थी हम्म। ज्यादातर, और स्पेशली यूरोप में और यूएस में। बट मुझे ज्यादातर ऑप्शन जो है वो यूरोप में मिले थे। हम्म। जैसे ये जो मुझे मिली थी फेलोशिप, आईटीसी फेलोशिप, जो हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेस है। हम्म। दूसरी एक है आईएसटी ऑस्ट्रिया में, हम्म। एक इंस्टीट्यूट है, वो भी जो है प्रोवाइड कराते हैं फेलोशिप इंटर्नशिप के लिए। हम्म। बाकी एक ऑस्ट्रिया में ही वियना बायो सेंटर करके है, हम्म। वो भी करीब 6 से 8 महीने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड कराते हैं। हम्म। तो इन इन कुछ जगहों पे मैंने अप्लाई करा था, उसमें से हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेस से मुझे फेलोशिप मिल गया था। सो द मोटो इज कि अगर आप मास्टर्स हैं इंडिया के एवरेज प्लेस से या बहुत अच्छी जगह से नहीं है, तो आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो इससे हाई चांस टू गेट इनटू द पीएचडी। बट सिर्फ मास्टर के बेसिस पे मिलना मुश्किल है। तो बहुत बहुत तो नहीं, हाँ, लेकिन मुश्किल है काफी मुश्किल है। डायरेक्टली, सो क्योंकि जो भी प्रोफेसर्स हैं उनको ये है कि प्रिफर करते हैं जो जिनके पास पहले से ही रिसर्च एक्सपोजर हो, रिसर्च एक्सपीरियंस हो, ताकि एक मतलब इनका वो भी है कि स्पून फीडिंग ना करनी हो, हाँ। बस जो आपका जो स्किल्स है उसको फॉस्टर करें। हाँ। तो ये प्रेफरेंस रहता है सारे प्रोफेसर्स का, यूएस हो चाहे यूरोप हो, हर जगह ही ये ऐसा है। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं हाउ टू अप्लाई पीएचडी, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, तो पीयूष के चैनल का और पीयूष के इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा, तो आप डिटेल देख सकते हैं। पीयूष इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क, helping a lot of people how to find a PhD, how to apply for a PhD, how to write a cover letter, project proposal, everything। एंड मैं भी पीयूष को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट थी पीएचडी अप्लाई करने के लिए जर्मनी में, जीआरई या टोफेल की तरह क्या रिक्वायरमेंट होती है, और कैसे आपने लैब फाइंड आउट किया? तो फर्स्ट इज व्हाट रिक्वायरमेंट एंड देन हाउ यू स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द लैब। तो एक्चुअली जर्नल जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, हम्म। और कुछ रिसर्च अगर एक्सपीरियंस है, फॉर हम्म। एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स और ये सब का। हम्म। स्पेसिफिक मैं बायो साइंसेस के लिए बता रहा हूँ, हम्म। तो ये प्रिफरेबल होता है। हम्म। और दूसरी चीज, अगर कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, इधर आपका जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो या इंग्लिश हम्म। लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, हम्म। जो कि आईएलटीएस होता है, या फिर हम्म। टॉयफल भी चल जाता हम्म। है। हम्म। बट इनमें से मेरा कुछ नहीं था। मेरे पास बस जो है वो एक सर्टिफिकेट था यूनिवर्सिटी से, जिसमें मुझे भी ये कुछ सीनियर्स से पता लगा था कि एक मैं सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ यूनिवर्सिटी से, कि जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था बैचलर्स का और मास्टर्स का वो इंग्लिश में था। तो हम्म। हमें क्या है कि एक एग्जाम्पशन मिल जाता है ये सर्टिफिकेट से, जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। तो हम्म। मुझे क्योंकि काफी महंगा था, और उतना मतलब एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मुझे पहले सोचना पड़ा कि वो एग्जाम दूं कि ना दूं, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव होता है।
हम्म। बट ये एक अल्टरनेटिव मुझे पता लग गया था कि हम एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी से। एंड मोस्ट ऑफ दैट हम लोग का बीएससी एंड एमएससी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से होता है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तो ये सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपको एग्जाम से एग्जाम्शन मिल जाएगा। यस। और कोई पर्सन अगर बैचलर डिग्री उसका 4 इयर्स का है तो उसको मास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जर्मनी में थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूएस। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका यहाँ पे मास्टर्स कंपलसरी है। ओके, मास्टर तो कंपलसरी है। यस, इवन आपका बैचलर्स है फिर भी आपको मास्टर्स जो है रहनी चाहिए, तभी यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ओके। ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और कुछ कुछ बस इंस्टीट्यूट है जहाँ ये 4 इयर्स का बैचलर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत ही गिने चुने इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जांपल एक DKFJ करके हाइडेलबर्ग में इंस्टीट्यूट है वो। और मैक्स प्लांक के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बट उसमें कुछ ही मैक्स प्लांक में जो एक्सेप्ट करते हैं 4 ईयर ऑफ बैचलर्स। बाकी ओके, सारे जगह मास्टर्स कंपलसरी है। कैसे लैब फाइंड आउट किया और कैसे अप्लाई करना शुरू किया? तो लैब का जो मेरा था वो मैंने सबसे पहले तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे किन एरिया में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं जेनेटिक्स में ही काम कर रहा था। हम्म। तो जेनेटिक्स से रिलेटेड और स्पेसिफिकली मेरा जो है न्यूरो साइंस से रिलेटेड जो है लैब मुझे फाइंड करनी थी। तो मैंने एक जो है लिस्ट बनाया था पहले, सबसे पहले कि कौन कौन सी जो है लैब्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। ओके। वो मुझे NCBI से जो है जो जितने भी पेपर पब्लिश्ड हैं, तो उस हिसाब से मैं सर्च करता था। और मुझे पहले कंट्री का जो है कोई वो प्रेफरेंस नहीं था। हम्म। मेरा पहले लैब का प्रेफरेंस था कि इस एरिया में कौन कौन सी लैब और कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो उसका मैंने एक पूरे डायरी में जो है लिस्ट लिस्ट बनाया बना। हुआ था। हाँ, उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने का पीएचडी का 2 प्रोसीजर है। या तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। जिसमें आपका वो यूएस में भी ऐसा है कि 3 मंथ का रोटेशन होता है अलग अलग लैब में, और फिर आप अपने पीआई को इंटरेस्ट चूज के करते अकॉर्डिंग हैं। चूज कर सकते हैं। हम्म। वो यहाँ भी है। और एक दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें आप डायरेक्टली जो है प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं हम्म। ईमेल के थ्रू। हम्म। और अगर उसको आपका एप्लीकेशन मतलब मोटिवेशन लेटर और CV और हम्म। जो भी मतलब ये एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आपको आपका अच्छा लगता है उसको, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगा। हम्म। और इंटरव्यू में वो जज करते हैं कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कि नहीं है उसके हम्म। लैब के लिए। हम्म। तो उस हिसाब से मैंने सारा लिस्ट तैयार करा था और सबको मैं जो है मेल करता था। बट हाँ, उस उन सब मेल्स को मैं ट्रैक भी करता था कि हम्म। जो लिस्ट थी उसमें मैं टिक करता था कि हाँ आज जो है मैंने इस प्रोफेसर को ये मेल करा है। हम्म। और अगर कुछ रिस्पॉन्स आता था तो उसका भी मैं जो है सारा डिटेल रखता था कि किन लैब को मैंने अप्लाई कर चुका हूँ और किन लैब को अप्लाई करना है अभी। तो इससे पता रहता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो आप पिछला बैकग्राउंड पता रहेगा, आप बात यस कर सकते हैं, यस नहीं कि वो पूछेगा कुछ और आप फिर यस जब आप भूल गए हो तो जवाब नहीं दे पाओगे, तो इट यस विल बी ए बैड इंप्रेशन एंड यस। किसी को और दोबारा एप्लीकेशन चला गया। यस, और इससे एक और भी बेनिफिट था कि मुझे मतलब इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रखने से ये भी था कि मुझे पता लग रहा था कि मेरी एप्लीकेशन में गड़बड़ी है या मेरे अप्लाई करने के तरीके में गड़बड़ी है। इससे ये जो है एक काइंड ऑफ वो मिल रहा था, रिस्पॉन्स मिल रहा था ये लिस्ट तैयार करने की वजह से। ओके। अगर मतलब बहुत सारी जगह मैंने अप्लाई किया जहां रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, तो पहले तो मैं निराश था काफी कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे एप्लीकेशन में ही गड़बड़ी है। तो मैंने बहुत सारी चेंजेस करे अपने मोटिवेशन लेटर में। CV में चेंज कर नहीं सकते, जो है CV वही है। और यही सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस करा। और मेल जो लिखता था मैं उसमें थोड़ा सा हल्का डिस्क्राइब करता था कि मैं क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ और क्यों इंटरेस्टेड हूँ उस लैब में, ऐसे करके। तो ये धीरे धीरे जो है बेटर होता गया, अपने ही मतलब अपने आप को मैं इम्प्रूव करता गया। और फाइनली 5 यूनिवर्सिटी में जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था एट द एंड, यूरोप में ही। वाह, वेल डन। थैंक यू। तो तो मैंने कहाँ कहाँ मतलब से? लेकिन एक तो वही यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड में ही हो गया था जहाँ पे मैं था। हम्म। और दूसरा सेमेवेलिस यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट में है, हम्म। हंगेरी में ही, हम्म। वहां पे। और एक फ्रांस में एक्सेल मर्सेई यूनिवर्सिटी करके AMU, हम्म। वहाँ। और मिलान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग। हम्म। लेकिन सब एक साथ नहीं हुआ था, सब मतलब एक के बाद एक हुआ था। मेरा सेकेंड का कंफर्मेशन था,
बट उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन आया और मैंने इसको ही चूज कर लिया था, और बाद में वो सारे कंफर्मेशन आए, लेकिन सबसे सही लैब मुझे यही लगी थी। सो समरी क्या है, तो आपने पहले डिसाइड किया कि किस एरिया में मुझे इंटरेस्ट है, किस में काम करना है, एंड देन एनसीबीआई के वेबसाइट से आपने पब्लिकेशन ट्रैक करना शुरू किया कि कौन कौन लैब इस एरिया में काम करती हैं, क्या रिसेंट पब्लिकेशन है, सबकी लिस्ट बनाए, और यूनिवर्सिटी के थ्रू भी, यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई किया, और डायरेक्टली प्रोफेसर को भी ईमेल किया। सो यस। कितना यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू रिस्पांस आया, और कितना पर्सनली प्रोफेसर को अप्लाई करते थे वैसे कैसे रिस्पांस आया? मैं ये कहूंगा कि दोनों करनी चाहिए। दोनों ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कोल्ड ईमेलिंग ही करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि उसमें कभी पता नहीं रहता ना, क्योंकि लैब में पोजीशन है या नहीं है ये इसका कुछ पता नहीं रहता है। हाँ हाँ और ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में, स्पेशली जर्मनी में क्या होता है हाँ कि फंडिंग के बेसिस पे होता है। इवन हाँ। कोई एडवर्टाइज पोजीशन नहीं है, हम्म, फिर भी अगर लैब की फंडिंग है तो वो हम्म, आपको एज अ पीएचडी स्टूडेंट हायर कर लेते हैं। yes, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में इस यूनिवर्सिटी में यही था, हाँ कोई पीएचडी पोजीशन नहीं थी। हाँ मैंने जो है केवल बस अप्लाई करा था, और प्रोफेसर ने 3 बार इंटरव्यू लिया, तीनों बार मतलब ठीक ठाक गया, और इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा था। हाँ, और इनके लैब में फंडिंग थी कुछ सालों के लिए, तो इन लोगों ने बोला कि मतलब हायर कर सकते हैं, कोई एडवर्टाइज पोजीशन या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे मैं काम करूंगा। हाँ, मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कुछ रनिंग प्रोजेक्ट में हाँ। कि कौन से मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें मैं जंप कर सकता हूँ। तो एक रिक्वायरमेंट जब अप्लाई कर रहे हो तो आपका अच्छी सीवी होना चाहिए, अच्छे फॉर्मेट में, एंड मोटिवेशन लेटर। सो यस। मोटिवेशन लेटर में क्या लिखते हो आपकी, व्हाई यू आर मोटिवेटेड टू डू दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हो, या उसके बारे में एक समरी दो कि कितना बड़ा रहता है, क्या आप प्रोजेक्ट करते हो? तो एक्चुअली मेन जो कह लीजिए 60 to 80% जो एप्लीकेशन, पीएचडी एप्लीकेशन का पार्ट होता है वो मोटिवेशन लेटर होता है। उसी के ऊपर जज क्योंकि किया जाता है आपको। यस, हम्म, क्योंकि सामने वाला जो प्रोफेसर है वो आपको जान तो रहा नहीं है, हम्म, तो वो आपको जज करता है आपके मोटिवेशन लेटर पे कि हम्म, आपने कैसे लिखा हुआ है और आपका क्या मोटिवेशन है, क्यों उस लैब को ज्वाइन करना चाहते हैं। कहीं हम्म, ऐसा तो नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं कहीं भी, हम्म, तो वैसे कैंडिडेट को क्यों कोई लेना चाहेगा। हाँ, तो प्रोफेसर भी उसको प्रेफरेंस देंगे जो अपना होमवर्क करा हुआ है, मतलब कि यस, कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, कि और ऐसा उसका नहीं कि रियली ब्लाइंडली। रियली उसका इंटरेस्ट है उस पर्सन में। यस, ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर लगाया और लग गया तो बस हो गया, ऐसा नहीं। तो मोटिवेशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें मैं ये कहूंगा कि जेन्युइन लिखना चाहिए, हम्म, और कोई मतलब ऐसा स्टोरी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म, बहुत ही मतलब छोटा 1 से 1.5 पेज का जो है हम्म, मोटिवेशन लेटर, और उसमें स्पेसिफिक कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हम्म, और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस पहले रहा है, और हम्म, मैं कैसे जो है उन एक्सपीरियंस को, जो उनके लैब का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, और क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे हम्म, अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस से। हम्म। ये चीजें जो है मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सीवी मोटिवेशन लेटर के साथ साथ आपको फिर कवर पे ईमेल भी लिखते थे? हाँ, कवर कवर ईमेल में केवल वही ईमेल बॉडी में ही थोड़ा सा हम्म, छोटा सा ब्रीफली कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। ओके। उसमें मतलब कुछ रिक्वेस्ट नहीं कि रिक्वेस्ट करना कि मुझे पीएचडी पोजीशन के लिए वो करना है, या फिर ऐसा नहीं। हम्म, मैं अपना कैंडिडेचर जो है वो करता था कि मैं कैसा कैंडिडेट हूँ और मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस लैब में, बस ये एक छोटा सा जो है दो दो पॉइंट में सो ऐसे। द नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चन इज कि फिर हमें हर एक एप्लीकेशन के लिए हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर डिजाइन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्रोफेसर रिसर्च और उसकी लैब। तो यस। हर एप्लीकेशन के लिए एक कस्टम मोटिवेटर लेसन होना चाहिए। एक कॉमन भी हो सकता है, और ऐसा होना चाहिए कि मतलब कॉमन मतलब कि उसमें बिल्कुल एडिटिंग तो थोड़ी करनी पड़ेगी, वो हाँ लैब टू लैब। हाँ, अदरवाइज जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दूसरे प्रोफेसर को दूसरे के नाम से एड्रेस करते हैं, तो वो बहुत ही बहुत बुरा बैड इंप्रेशन इंप्रेशन जाता है, है। बहुत बुरा। फिर क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो लैब का इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग वो करना चाहिए। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गाइडेंस की, और आपकी यूनिवर्सिटी में गाइडेंस नहीं मिला, बट ये गाइड आपको कौन कर रहा था कि कैसे मोटिवेशन लिखना है, कैसे फाइंड करना है? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हाँ, था कि मतलब कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई हेल्प नहीं था, और सीनियर से भी मतलब ऐसा कुछ हेल्प नहीं था कि मोटिवेशन लेटर ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसा कुछ। ऑनलाइन अपनी खुद की रिसर्च करके ऐसे पता लगा,
और इंटरेस्टिंग। सीनियर से, मतलब सीनियर से बस ये लगा था कि, मतलब पता था कि एक मोटिवेशन लेटर होता है और उसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, बस ये पता था। और बाकी आपने रिसर्च किया कि खुद बाकी कैसे। अपने रिसर्च से और इम्प्रूवमेंट करते करते ऐसे हुआ। और कि मास्टर के बाद किसी का रिसर्च एक्सपीरियंस में अगर कुछ पब्लिकेशन है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पीएचडी एप्लीकेशन पे। बिल्कुल, वो एक प्लस पॉइंट है, अगर पब्लिकेशन है हम्म, तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई है, फॉर हम्म। एग्जांपल गेट, गेट जो है यहाँ जर्मनी में, लोग जानते हैं कि गेट का क्या वैल्यू है। ओ। तो गेट वगैरह अगर क्वालिफाई है तो वो काफी अच्छा इंप्रेशन देता है। ओके। सो तो नेट जेआरएफ को भी जानते होंगे फिर, गेट जानते हैं तो। यस यस ओके। यस, नेट जेआरएफ को तो भी। अगर ये कोई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो इसका एडेड बेनिफिट हो जाता है। यस, एक प्लस पॉइंट होता है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें मिस कर रहे हो, तो किसी को अगर ये क्वेश्चन हो कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कमेंट करें और पीयूष के भी चैनल को चेकआउट करें। स्पेसिफिकली पीयूष सर आपके क्वेश्चन को जवाब देंगे। तो एक क्विक समरी बता सकते हो आप कि क्या वीजा की एप्लीकेशन होती है, क्या टाइमलाइन होती है, क्या पैसा लगता है, स्टूडेंट्स वीजा कितना इजी होता है। तो मेरा जो वीजा था, स्पेशली ये जर्मनी के लिए, वो स्टूडेंट वीजा नहीं था, वो एज अ वर्किंग वीजा था। क्योंकि जो यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो एज अ एम्प्लॉय काउंट होते हैं यहाँ। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ मिला था, उसके बेसिस पे मैंने वीजा अप्लाई किया था। बट यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय होने की वजह से सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट था। सो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड देन आप इंडिया में रह के आप जर्मन एम्बेसी में अप्लाई करते हो, यस एंड विद इन मे बी 1 मंथ या 2 to 3 वीक्स आपको वीजा मिल जाता है। यस, 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम आपको वीजा जो है मिल जाएगा अप्लाई हम्म, करने के बाद। तो उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ से मिले हैं यूनिवर्सिटी से, हम्म, एक्सेप्टेंस लेटर और मतलब फंडिंग का जो कह लीजिए प्रूफ और ये सब, हम्म। और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। और वीजा इंटरव्यू के टाइम में भी यूएस के इंटरव्यू की तरह नहीं होता है, काफी बहुत ही सिंपल। बस डॉक्यूमेंट सबमिट किया, क्यों जा रहे हैं, कहाँ से फंडिंग मिलेगी, कितने साल तक रहेंगे, बस ये सारे क्वेश्चन होते हैं वीजा इंटरव्यू के टाइम। और 3-4 हफ्तों में वीजा मिल जाता है। यूएस वालों को तो ऐसा लगता है ना कि हर पर्सन टेररिस्ट है। यस यस, और मेरी एक फ्रेंड ने पीएचडी के लिए अप्लाई करा था, हम्म, और उसका सिलेक्शन हो गया आयोवा यूनिवर्सिटी में। हम्म। तो उसने जब इंटरव्यू दिया था तो उसके फेसबुक प्रोफाइल का उन लोगों ने काफी रिसर्च कर लिया था कि ये फोटो क्यों शेयर करा, ओ और माय यूएस के गुडनेस, बारे में रियली? ऐसे। हाँ, ऐसे करके जो है। यूएस एम्बेसी ने फेसबुक प्रोफाइल उसका स्कैन कर लिया था कि क्यों? यस। ओ माय गुडनेस। क्यों ये नहीं पता मुझे, बट ऐसे करके जो है, और काफी क्वेश्चन उसके करीब जो है 1 घंटे तक इंटरव्यू ऐसा था। तो उसे लगा कि मतलब वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, बट फाइनली मिल गया उसको वीजा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा जर्मनी की लाइफ स्टाइल के बारे में, स्टूडेंट लाइफ क्या है और फेलोशिप में क्या मिलता है, कैसे लोग स्टूडेंट वहाँ रहते हैं। तो ये बताओ आपकी फेलोशिप क्या मिलती है, कितना फेलोशिप मिलती है, या उस फेलोशिप में हम लोग कैसे वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, या कितना स्टूडेंट्स थोड़ा सा बजट वाले हैं, अच्छे से कुछ मैनेज करें तो क्या बचा भी सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, इंडियन स्टूडेंट तो खासकर जो है बचा सकते हैं, बिल्कुल हम्म, सेविंग हो सकती है इतना, मतलब सर्वाइवल के लिए काफी ठीक ठाक मिलता है एज कम्पेयर टू जेआरएफ की सैलरी जो इंडिया में है, उससे हम्म, कंपेयर काफी बहुत ही अच्छी है। हम्म, तो यहाँ पे डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे आपके। हम्म, जो पीएचडी का जो सैलरी है, हम्म, फेलोशिप तो दूसरी हो गई, मतलब वो स्पेसिफिक होती है फेलोशिप, हम्म। उसमें केवल 1200 से 1300 यूरो मिलते हैं ओके। विदाउट एनी टैक्स और ये सब, हम्म, मतलब उसमें टैक्स लगता ही नहीं है। हम्म, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं जैसे कि मैं, तो हम्म, उसमें एक सैलरी रेंज होती है TLV 13 करके, हम्म। उसका 50% से लेके 65% तक आपको मिलता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ओके। तो जो जिसके पास कम एक्सपीरियंस है उसको 50% TLV 13 का मिलता है, हम्म। और जिसके पास एक्सपीरियंस ठीक ठाक है उसको 60 to 65% तक मिलता है। सो जो मोटा कि, मोटी क्या रहता है कि अगर हाँ, तो सारा टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब के बाद जो है 50% वालों को 1350 यूरो मिलते हैं, हाँ। और 65% वालों को करीब करीब 1700 से 1900 यूरो तक मिलता है। ओके। तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस और सब कुछ का पैसा कटने के बाद। यस, सब कटने के एंड बाद। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई पीएचडी पर्सन मैरिड है तो हेल्थ इंश्योरेंस में उसके हस्बैंड या वाइफ जो भी पार्टनर है या उसके बच्चे हैं तो उसको कवर रहेगा।
नहीं, ये नहीं, सिंगल पर्सन का होता है, सिंगल सारे पर्सन का पर्सन होता है। का अपने से कराना पड़ेगा, यही एक डिसएडवांटेज है। हाँ, ये वो यूएस में भी है। हाँ, रूम रेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे काफी। हम्म, वो भी सिटी टू सिटी डिफर करता है। हम्म, फॉर एग्जांपल जो साउथ जर्मनी है, जो ये पार्ट है जहाँ पे मैं रहता हूँ फ्राइबर्ग में, तो ये काफी एक्सपेंसिव है। फ्राइबर्ग, म्यूनिक, ये सारे हम्म। सिटीज जो है काफी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ भी जो रेंटल है वो डिफर करता है फ्रॉम 300 to 700 यूरो पर मंथ। हाँ, शेयर्ड अपार्टमेंट में रहेंगे तो 300 to 400, हम्म। और सिंगल अपार्टमेंट में रहेंगे तो 500 से लेके 600 700 और यूरो तक। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जैसे हमने 2 बेडरूम लिया और उसमें 4 लोग रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। पर पर्सन का जो है वो डिफाइंड वो है कि 12 स्क्वायर मीटर का जो है रूम होना चाहिए, ऐसा। सो जैसे यूएस में मैंने देखा है कि 2 बेडरूम ले लिया तो उसमें 4 लड़के रह जाते हैं। मैं हम्म, भी 2 लड़के, आप नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। या ओके। बट स्टिल अगर शेयर्ड अपार्टमेंट है, सबका एक एक रूम है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज शेयर्ड है, तो आपको 300 to 400 में मिल जाता है। एंड यस। कास्ट ऑफ फूड एंड सेल्फ कुकिंग करता है पर्सन, सभी स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर कितना होता है इंक्लूडिंग बुक्स एंड ऑल दोस थिंग? हाँ, वो भी पर्सन पे डिपेंड करता है कि कैसा है पर्सन, तो आप मैनेज कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं कहूंगा कि मोटा मोटा जो है वो करीब करीब 150 200 यूरो के अंदर में ही आपका जो है सारा ये मंथली एक्सपेंसेस हो जाएगा, खाना पीना और ये सब चीजें। सो क्योंकि खुद से अगर बनाए तो, और अगर रोज बाहर खाए तो वो तो फिर बहुत ही महंगा पड़ रोज खाने जाएगा। वाले को तो भाई कोई लिमिट नहीं है ना, कि किस रेस्टोरेंट में हाँ। खा रहा है, किस स्टार वाले में खा रहा है, क्या यस। ऑर्डर कर रहा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स वेरी। बट हाँ, कि कभी कभी भाई महीने में एक आध बार दोस्तों के साथ आउटिंग हो गई एंड बिल्कुल रेस्ट ऑफ बिल्कुल द बिल्कुल। टाइम यू आर कुकिंग एट होम, सो बिल्कुल आपका 200 में हो जाएगा। सो भाई अगर बिल्कुल। कोई भी पर्सन यूएस में पीएचडी करना चाहता है ना, तो भूल जाए, यूएस बहुत एक्सपेंसिव है। यूएस सो काफी एक्सपेंसिव है। हाँ, सो कास्ट ऑफ सैलरी और कास्ट ऑफ लिविंग देखें तो ऐसा लगता है कि यूरोप में कम मिलता है, बट आप उसमें अच्छे से मैनेज करते हो। यूएस में ज्यादा यस। मिलता है, बट लाइक एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसेस भी मुश्किल, काफी है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ पे। हाँ, ये तो है, और सेविंग ठीक ठाक हो जाती है। हम्म, और दूसरी चीज ये भी है कि जो लोग अगर मैरिड हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम्म, तो उनके लिए खास बात यह है कि यहाँ पे जो, अगर स्पेशली अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पीएचडी हम्म, में, हम्म। तो यूनिवर्सिटी या यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपको पैसे भी मिलते हैं बच्चों के केयर के लिए। वो यस। करीब 150 से 200 यूरो मिलता है पर चाइल्ड, ऐसे और करके। केयर भी बहुत चीप है वहां पे एज कम्पेयर यस टू यस। और मतलब बच्चों का एजुकेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट फ्री है, कह फ्री लीजिए। है। हम्म। वो हाई स्कूल तक फ्री है। अगर कोई पर्सन स्टूडेंट्स या वर्क वीजा पे है, वर्क वीजा कहेंगे आप इस तरफ पे हो, तो उसका स्पाउस काम कर सकता है? हाँ, काम कर सकते। स्पाउस मतलब तभी काम कर सकते हैं अगर उनके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो, वरना हाँ, वरना अलाउ नहीं है। तो कोई पर्सन वहां पे रह के जर्मन सर्टिफिकेशन भी ले सकता है? यस यस। हम्म, या फिर पहले से अगर सीखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट होता हम्म, है। ठीक ठाक जॉब्स के लिए जो है वो B1 लेवल चाहिए, हम्म, B1 लेवल ऑफ जर्मन। हम्म। तो अगर B1 तक आता है तो काफी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। सो जर्मनी जाने के बाद होम सिक फील करते हैं अगर स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या करते हैं, कैसे आप लोग एंजॉय करते हैं, और कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां पे, और कितना होम सर्किल है अपने इंडिया से? काफी इंडियन है, बहुत सारे इंडियन है यहाँ पे, हम्म, और हर सिटी में है। हम्म, इवन ये फ्राइबर्ग जो है वो छोटा शहर है, हम्म। फिर भी यहाँ पे काफी इंडियन स्टूडेंट्स और वर्किंग भी हैं। दो दो फील्ड में सबसे ज्यादा है, इंजीनियरिंग के फील्ड में और बायोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं, और हर जगह से हैं स्टूडेंट। मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेट या ऐसे जगह से नहीं, पूरा काफी अच्छा एक डाइवर्स इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे। जब वहां पे पीएचडी ज्वाइन कर लिया तो कुछ कल्चरल शॉक या डिफरेंसेस, या कैसा लगा वहां ज्वाइन करने के बाद, वहां का रिसर्च वर्क वगैरह एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे फोकस साइंस पे है मेन, हम्म। और बाकी जो चीजें हैं सेकेंडरी चीजें उन पे फोकस बाद में है। ओके। जैसे अपने यहाँ मैं जब जेआरएफ था, चाहे एसजीपीजीआई में, चाहे एनबीएफजीआर में, हम्म, तो वहां पे ये था कि साइंस से ज्यादा जो है चीजें और चीजें होती थी, जैसे ये ऑर्डर करना है, वो करना है, वेंडर को कॉल करना, तो सारा ये सब झमेला था। और पेपर साइन कराना कलर लोगों से, तो वो लोग हम्म, साइन ही नहीं करते थे एक बार में, हम्म, 10 बार दौड़ाते थे इधर उधर, खुद की मतलब प्रोजेक्ट की फंडिंग, और फिर भी जो है
पैसा पास ही नहीं होता था हम्म। केमिकल मंगाने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट मंगाने के लिए। आपने अगर डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्लाई किया है तो आप उसने अगर आपको सिलेक्ट किया तो डायरेक्टली आप जाके उसकी लैब ज्वाइन कर लेते हो। यूएस में क्या है कि कई बार कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपका रोटेशन होता है 3 3 मंथ का करके। आप 4 5 लैब में काम करते हो, फिर आप सिलेक्ट करते हो कि कौन प्रोफेसर अच्छा है। तो आपके केस में क्या हुआ और क्या प्रोसीजर है अगर कोई यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू जाता है तो? तो यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू भी यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में अप्लाई करना पड़ता है। ओके। बस कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो जिनका ऐसा जैसे यूएस में है रोटेशन प्रोग्राम, वैसे यहाँ भी है, बट वो कुछ इंस्टीट्यूट में ही है। ओके। जैसे मैक्स प्लांक हो गया, और कुछ और भी इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ही केवल ऐसा है कि आपको रोटेशन करना पड़ेगा 2 3 लैब्स में, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सुपरवाइजर मेरे लिए अच्छा रहेगा या कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर बट आपने लेकिन, स्पेस हम्म। हाँ, लेकिन जो मैक्सिमम है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रहता है कि इसी प्रोफेसर के अंडर ही। तो आप डायरेक्टली जाते हो और ज्वाइन करते हो एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, सो उससे पहले आपका कोई कोर्स वर्क भी होता है? नहीं, यहाँ ओके। नहीं। ओके, कोर्स वर्क नहीं कोई होता कोर्स है। वर्क नहीं, हाँ। हम्म। यहाँ डायरेक्टली आप जो है लैब में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने डे वन से जो है प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट। पीएचडी का कितना ईयर डिफाइंड होता है कि आपको कितने साल के अंदर पीएचडी खत्म करना है, या इंडिया यूएस की तरफ फ्लेक्सिबल है कि आप 5 साल 6 साल 7 साल करो? यहाँ भी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करता है। हम्म। तो कुछ मतलब इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि डिफाइंड है कि 3 साल का ही प्रोजेक्ट होता है, हम्म। और मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक का। ओके। तो आपको उस टाइम पीरियड में आपकी अपनी पीएचडी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करनी है। हम्म। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि लोग 5 साल 6 साल तक भी लगा देते हैं, ओके। ऐसा होता है। हम्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे लैब का ही ये रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक 5 साल से पहले किसी ने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि उतना टाइम लग जाता है अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए। या। तो ये भी है कि लैब का जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ये लोग जो है पुश करते रहते हैं कि डेटा डेटा डेटा, और वो हाँ। टाइम लग जाता है अच्छे जर्नल के लिए। लेकिन हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि मैक्सिमम 4 सालों में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। तो डेफिनेटली यू आर डूइंग ग्रेट एंड इतना अचीव किया है एंड इट्स रियली इम्प्रेसिव। क्योंकि बिना गाइड का सब कुछ फाइंड आउट करना इज रियली टफ। बिना प्रॉपर गाइडेंस के अप्लाई करना, राइट करना कवर लेटर इज रियली टफ एंड कैसे फाइंड करना है, सो इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट। अपने चैनल के बारे में बताओ आप, क्या उस पर बात करते हो, क्या बताते हो लोगों को एंड क्या मोटिव है उसका? हाँ, तो जो मेरा YouTube चैनल है उस पे मैं यही शेयर करता हूँ कि कैसे पीएचडी पोजीशन मिल सकती है, क्या क्या प्रोसीजर है, हाँ हाँ। और टिप्स और एडवाइसेस मतलब देता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। कि ओके। मैं, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट करा हम्म। और ऐसे पहुंचा कि, क्योंकि कोई, जैसा कि आपने मेंशन करा कि कोई गाइडेंस नहीं था और ऐसे, हम्म। तो इसलिए मैं वो एक एक स्टेप जो मैंने अपना इम्प्रूव करा है और हाँ जो एक्सपीरियंसेस गेन करें वो मैं चाहता हूँ कि शेयर करूं, हाँ। ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों से होंगे, हाँ जिनके पास गाइडेंस नहीं होगा, या जो सोचते होंगे कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। हाँ। एक मध्यम वर्ग का भी जो है, घर का वर्ग का जो है स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है यहाँ पे, अपनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले सकता है, और बिना किसी पैसे के बहुत सारी फेलोशिप ऑप्शंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द टिप्स। बहुत सारे लोगों को ये सब जरूरत होती है। अगर कोई पर्सन ये जानना चाहता है कि कैसे वहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर के बाद किसी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं? इसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल जो साइंस विद पीयूष है उस पे हाँ। मैं ये सारी चीजें करता हूँ। यस, रियली ग्रेट। सो कोई भी पर्सन अगर चेकआउट करना चाहता है तो लिंक रहेगा नीचे, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो के एंड में भी लिंक रहेगा तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पीयूष, थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। आई रियली अप्रिशिएट आपने टाइम निकाला एंड इट्स रियली गुड कि आप काफी लोग को मोटिवेट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच आप होस्ट करने के लिए और इनवाइट करने के लिए। और उतनी मतलब अचीवमेंट तो नहीं है अभी तक, लेकिन नहीं, आगे जरूर रहेगा कि कोशिश की अचीवमेंट करना है आपका आगे। अचीवमेंट है, आपको आपका अचीवमेंट छोटा लगता है बट स्टिल हमारे हिसाब से बहुत इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। कैसे आपने जर्नी कंप्लीट किया है एंड होप यू